जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया और ये सभी आतंकी कुलगाम के रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। पहली मुठभेड़ कुलगाम के गोलपारा इलाके में हुई, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ के 2 आतंकी छिपे हुए थे। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया और मारे गए आतंकियों में एक टीआरएफ का टॉप कमांडर था। दूसरी मुठभेड़ कुलगाम के पोम्बई इलाके में हुई, वहां भी जवानों ने पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने वहां छिपे तीनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया। यूरोप के देश बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर जारी शरणार्थी संकट हिंसा भड़कने से और गहरा गया है। वहां पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे शरणार्थियों की भीड़ और पोलैंड के सुरक्षा बल के बीच टकराव हो गया। पोलैंड का दावा है कि बेलारूस हजारों शरणार्थियों को जबरन उनके देश के जरिए यूरोप में दाखिल करवाना चाहता है। और जब इन शरणार्थियों ने एक बार फिर पोलैंड में घुसने की कोशिश की तो उन पर पानी की बौछारें की गईं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इससे पहले ये शरणार्थी बेलारूस की तरफ से निकलकर बॉर्डर पार करने की कोशिश करते दिखे। कईयों ने तो सीमा पर लगी कंटीली बाड़ को काटना शुरू कर दिया। कई फांद कर दूसरी तरफ पहुंचने में जुट गए। उन्हें रोकने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो पोलैंड के सुरक्षा बल ने भी सख्ती दिखाई और उन पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। इस दौरान आंसू गैस के गोले और धमाका करने वाले ग्रेनेड भी दागे गए। हालांकि पोलैंड ने दावा किया कि ये गोले उनकी नहीं बल्कि शरणार्थियों की तरफ से दागे गए। Te granaty nie zostały przywiezione z Iraku, z Syrii czy z innych państw. Te granaty mogli tylko przekazać. बॉर्डर पर यह बवाल काफी देर तक चलता रहा। शरणार्थियों को रोकने के लिए पोलैंड ने भी हजारों जवान तैनात कर दिए। ऐसा लगा जैसे वहां किसी जंग की तैयारी चल रही हो, जबकि शरणार्थी भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। खराब मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच भी हजारों शरणार्थी वहां डटे नजर आए। और पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर पर नजरबंद कर लिया गया। बताया गया कि जम्मू से लौटने के बाद महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाने वाली थी। ये प्रदर्शन श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुई 2 लोगों की मौत के विरोध में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जिसके बाद वो पहुंचे हथियारों की प्रदर्शनी देखने, जहां उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए बनाए गए हथियार जैसे कि तोप, टैंकर और मशीन गन देखी। रक्षा मंत्री ने एक मशीन गन उठाई और उससे निशाना साधकर भी देखा। जिसके बाद वो वहां मौजूद सेना के जवानों के बीच पहुंचे और उनसे गर्मजोशी से मिले। इससे पहले उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए इस पर्व को देश की आन, बान और शान का प्रतीक माना और सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ वो हथियार बनाए जाएंगे। 3 दिन के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आगाज रक्षा मंत्री ने किया और उसका समापन करने खुद पीएम झांसी पहुंचेंगे। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के मौके पर वहां सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिनमें सबसे खास रहा ड्रोन फॉर्मिंग, जिसमें कई ड्रोन एक साथ आसमान में उड़े, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कई पक्षी एक साथ झुंड में उड़ रहे हों। इन सभी ड्रोन को एक जगह से कंट्रोल किया गया और दिखाया गया कि कैसे वो ऊपर से या फिर नीचे आकर दुश्मन के ठिकानों पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास ने भी लोगों का दिल जीता। वो जब तिरंगा बनाते हुए गुजरे तो देखने वाले देखते रह गए। स्काई डाइविंग करने वाले जवानों को देखकर तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कभी 3 रंगों वाले पैराशूट लेकर नीचे उतरे तो कभी उनके पास दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का झंडा। करीब 1.5 साल बाद गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब के दर्शन की इजाजत मिलने से सभी तीर्थयात्री बेहद खुश हैं। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी कैबिनेट के मंत्री सहित करीब 50 लोगों का जत्था करतारपुर साहिब जाएगा, जहां से ये सभी प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पंजाब आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी प्रकाश पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे। सभी लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अलावा दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट की ऑनलाइन कॉपी भी साथ ले जानी जरूरी है। एक दिन पहले केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मंजूरी मिलते ही सिख तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पाकिस्तान पहुंच गया। करीब 1.5 साल बाद गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब के दर्शन की इजाजत मिलने से सभी तीर्थयात्री बेहद खुश दिखे। और सुबह सुबह करतारपुर साहिब जाने के लिए गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे पर जमा हुए, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने माला पहनाकर उन्हें विदा किया।
50 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के इस जत्थे के स्वागत के लिए करतारपुर कॉरिडोर पूरी तरह तैयार दिखा और जैसे ही कुछ श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के पाकिस्तान वाले हिस्से में पहुंचे, उनका स्वागत फूल बरसाकर शुरू हो गया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग उनकी अगवानी करने पहुंचे और औपचारिक बातचीत के बाद यहां भी माला पहनाकर तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ सुबह शाम अरदास करते हैं विछड़े को सामान दी, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आओ। करतारपुर साहिब के लिए दूसरा जत्था एक दिन बाद रवाना होगा और पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने दावा किया कि इसमें मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। सलमान खान ने लोगों से वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की अपील की। सलमान खान ने एक वीडियो के जरिए लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं। लेकिन सलमान खान की अपील पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। किसी धर्म के तुष्टीकरण के नाम पर क्या उस हेतु सलमान खान को इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं? जवाब में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी सामने आए और उन्होंने वैक्सीनेशन पर राजनीति न करने की नसीहत दी। इस महान कार्य के लिए कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमारा भी कोई भी इरादा उसका नहीं है। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिल्ली में सुबह से सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसका पहला मैच तमिलनाडु और केरल के बीच होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 75% लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। 75% के लगभग जो है इसमें सेकंड डोज के इस दौर में ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के भाई को समन्स भेजे और सुबह पेश होने को कहा। खबर है कि जब महबूबा सीएम थी तब उनके भाई के खातों में कश्मीर के कुछ बिल्डरों ने पैसे भेजे थे। इसी मामले में ये पूछताछ होगी। और बहुत बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी बीच तिरुनेलवेली में बादल बरसने लगे हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। राजधानी चेन्नई समेत तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इन शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान है। यही नहीं, राज्य के कई दूसरे जिलों में भी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। 15 दिन में ये तीसरी बार है जब राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी करना पड़ा, यानी पहले से ही बारिश से बेहाल लोगों की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है। लिहाजा सभी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के साथ राहत और बचाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मछुआरों को समंदर में नहीं जाने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि अगले 48 घंटे तक राज्य में भारी बारिश आफत बनकर बरस सकती है। यही नहीं, राज्य के तिरुनेलवेली में भारी बारिश शुरू हो गई है, जहां सड़क पर हर तरफ पानी पड़ा हुआ नजर आया। लोगों का चलना तक दुश्वार हो गया। कुछ इलाकों में तो गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आई। मतलब तमिलनाडु एक बार फिर आसमानी आफत से घिर गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी बीच तिरुनेलवेली में भारी बारिश पहले से ही होने लगी है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। जबकि राजधानी चेन्नई समेत तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि इन शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने का पूरा अनुमान है। और यही नहीं, राज्य के कई दूसरे जिलों में भी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। और 15 दिन में ये तीसरी बार है जब राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी करना पड़ा, यानी पहले से ही बारिश से बेहाल लोगों की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है। लिहाजा सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के साथ राहत और बचाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मछुआरों को समंदर में नहीं जाने के लिए कहा गया है और बताया गया कि अगले 48 घंटे तक राज्य में बारिश आफत बनकर बरस सकती है। यही नहीं, राज्य के तिरुनेलवेली में भारी बारिश शुरू भी हो गई है, जहां सड़क पर हर तरफ पानी पड़ा हुआ नजर आया। लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया और कुछ इलाकों में तो गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आई। अभिनेत्री कंगना रनौत की महात्मा गांधी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बवाल हो गया। उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया जिसमें लिखा था कि आपको गांधी और भगत सिंह में एक को चुनना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। कंगना ने जैसे ही आर्टिकल शेयर किया, बवाल हो गया और उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। मुंबई के पास ठाणे में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर चप्पलों से मारकर अपना गुस्सा दिखाया।
इन महिलाओं ने पहले एक एक कर कंगना के पोस्टर पर चप्पल बरसाई और जब इससे दिल नहीं भरा तो एक पोस्टर को जमीन पर डालकर उसे पैरों से मारना शुरू कर दिया। कंगना पर इन लोगों का ये गुस्सा उनकी इंस्टाग्राम पर की गई विवादास्पद टिप्पणी की वजह से हुआ। उन्होंने वहां जो आर्टिकल शेयर किया उसमें 2 टूक लिखा था कि गांधी जी ने न कभी भगत सिंह का समर्थन किया और न ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और जैसे ये बात सामने आई, सियासी पार्टियां उन पर बरस पड़ी। सभी ने न केवल कंगना की टिप्पणी की आलोचना की बल्कि उन्हें खरी खरी भी सुनाई। शिवसेना ने तो कंगना पर जोरदार हमला किया और उन पर तीखा हमला कर दिया। ते का बरळतात, ते कोणत्या नशेमध्ये असतात, हे जे आपलं एनसीबी आहे त्यांनी तपास करावा अशी माझी मागणी। बात राष्ट्रपिता से जुड़ी थी, लिहाजा बीजेपी ने भी कंगना के बयान का खुलकर विरोध किया। जितना समझेंगे उतनी उनके प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण न तो हमारे लिए है और न देश के लिए। हाल ही में कंगना ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत को आजादी 2014 में मिली और 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा क्षेत्र के पहले ग्लोबल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 12 सत्र होंगे, जिनमें 40 से अधिक विशेषज्ञ दवा उद्योग को बढ़ावा देने पर अपने विचार रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में देश विदेश से के दवा उद्योग से जुड़े लोगों के अलावा बड़े इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का आरोप है कि नई आबकारी नीति की वजह से रिहायशी इलाकों में भी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसका आसपास के लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। और इसी वजह से कई जगहों पर लोग नई आबकारी नीति के विरोध में उतर आए। बुराड़ी में तो महिलाएं शराब की एक दुकान के सामने पहुंच गईं और उसे बंद करने की मांग करने लगीं। पानी चाहिए, महिलाओं ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर शराब की दुकान नहीं चलने देने की चेतावनी दी। रेजिडेंशियल एरिया पर ये दुकानें नहीं खुलती हैं, क्या भविष्य आप उज्जवल कर रहे हैं? इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन किया और आबकारी नीति के बहाने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली के युवाओं को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं, दिल्ली के परिवारों को तबाह करना चाहते हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अलग अलग जगहों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नई आबकारी नीति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। और गुजरात के द्वारका से एक बार फिर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। गुजरात एटीएस ने 24 किलो हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एटीएस की टीम ने द्वारका में एक मकान पर छापा मारकर ड्रग्स की एक बड़ी खेप को बरामद किया। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 120 करोड़ रुपए है। इससे 3 दिन पहले भी करीब 120 करोड़ के ड्रग्स को बरामद किया गया था। राष्ट्रपति भवन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि 2 दिन पहले रात के वक्त एक कार ने राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश की। बताया गया कि उस कार में एक लड़का और एक लड़की सवार थी, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ते हुए गेट नंबर 35 से अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पीछा करते हुए कार को घेर लिया और उसमें सवार दोनों लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कार से घुमाने के लिए निकला था। मेडिकल जांच में कार चला रहे लड़के के नशे में होने की जानकारी भी सामने आई। मामला सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वीरदास की टिप्पणी पर विवाद और बढ़ गया। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास की कविता पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बाद शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया पर कविता की तारीफ कर दी। शशि थरूर ही नहीं, कपिल सिब्बल ने भी विवाद में फंसे वीरदास का बचाव कर दिया। लेकिन इसके बाद वीरदास के साथ कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर आ गई। इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। मुंबई में एक रेलवे स्टेशन पर टीसी से मारपीट के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के महोबा दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां जारी तैयारियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री अपने इस बुंदेलखंड दौरे में सुबह महोबा पहुंचेंगे और अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस योजना के जरिए वहां के 160 से ज्यादा गांवों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही महोबा के अलावा बांदा और हमीरपुर जिले के लोगों को खेती करने में भी आसानी होगी। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा भी करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली। वहां की संसद ने एक विधेयक पारित किया जिससे कुलभूषण वहां की सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। इससे पहले सैन्य अदालत ने जासूसी के झूठे आरोप में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चुनौती दी थी।
जिसके बाद पाकिस्तान को यह संशोधन करने को मजबूर होना पड़ा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार बनाया है। और यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएस संतोष, यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर बात होगी। साथ ही आगे चुनाव प्रचार को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक तूफान की वजह से कई दिनों से हो रही बारिश पर आखिरकार ब्रेक तो लगा, जिसके बाद बाढ़ का पानी भी उतरने लगा, लेकिन फिर भी संकट के बादल छटे नहीं। वहीं अब भी लगभग 50,000 घरों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें सामने आई उनमें बारिश थमने के बाद भी हालात कुछ खास बदले हुए नहीं दिखे। वॉशिंगटन राज्य में जगह जगह पानी का कब्जा नजर आया। सड़कों पर सैलाब ने सितम ढाया तो लाखों की गाड़ियां जिंदा लाश बनकर रह गईं। तालाब बने रास्तों पर लोगों को नावें चलानी पड़ी। मकानों के बाहर नदी बहती दिखने लगी और मकानों के लॉन में स्विमिंग पूल बना नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से एक शहर को बचाने के लिए प्रशासन को उफनती नदी के किनारे दीवार बनानी पड़ गई। वहीं वॉशिंगटन से बाढ़ के बीच बचाव अभियान की सांसें अटका देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। वहां पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका के कोस्ट गार्ड को मोर्चा संभालना पड़ा, जिन्होंने हेलीकॉप्टर तक काम पर लगा दिए। सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि तेज बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब ने भी खूब कहर ढाया। राज्य का एक अहम हाईवे बंद करना पड़ा क्योंकि मलबा सड़क पर आ धमका, जिसने लाखों की गाड़ियों का ऐसा कचूमर निकाला कि वो कबाड़ ही बन गई। और बड़ी खबर आ रही है तालिबान से जुड़ी हुई। तालिबान भारत के दुश्मनों को इनाम देने में लगे हुए हैं। काबुल में भारत के दूतावास पर हमला करने वाले आतंकी को काबुल का गवर्नर बनाया गया है। कारी बरियाल नाम के जिस आतंकी को नया गवर्नर बनाया गया है, उसने कई संगठनों को जोड़कर काबुल पर कब्जा किया था। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल-कायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, द इस्लामिक जिहाद यूनियन, द तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी समेत कई संगठनों को इकट्ठा किया था। कारी बरियाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी करीबी माना जाता है। यही वो शख्स है जिसने हथियारों और बमों को पाकिस्तान की सीमा से काबुल तक पहुंचाने की पूरी साजिश बनी और उसे अंजाम भी दिया। कारी बरियाल के ग्रुप से इससे पहले मुल्ला ताजमीर जवाल को तालिबान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अहम पद पर बिठाया गया था। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार भी तालिबान के इस कदम से नाराज है। भारत सरकार का कहना है कि जिस आतंकी ने भारत के दूतावास पर हमला किया हो, उसे गवर्नर बनाए जाने के बाद भारत काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने की बात सोच भी कैसे सकता है। मतलब ये कि एक तरफ तो तालिबान दुनिया से रिश्ते बेहतर करने के दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों को अहम पदों पर बिठाकर दुनिया भर में भरोसा तोड़ने में लगे हैं। और भारत के लिहाज से ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे और भारत समेत दुनिया के सभी मुल्कों से रिश्ते सामान्य रखने की पेशकश भी कई बार उनकी ओर से की गई। लेकिन अब परेशानी ये है कि जिस आतंकी ने भारत के दूतावास पर हमला किया हो, अगर उसी आतंकी को गवर्नर बना दिया जाए तो रिश्ते सामान्य कैसे होंगे। खबर यह भी है कि कारी बरियाल उस आतंकी का नाम है जो काबुल पर आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोपी है। खबर यह भी है कि कारी बरियाल ने ही अल-कायदा और तालिबान के लड़ाकों को जोड़कर काबुल पर हमले का पूरा प्लान बनाया था और इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर से काबुल तक हथियारों और गोला बारूद को लाने की पूरी योजना भी इसी आतंकी ने बनाई थी। कारी बरियाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी करीबी माना जाता है और तालिबान की तरफ से ऐसे आतंकियों को इनाम देने का ये कोई पहला मामला भी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कारी बरियाल वाले ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्ला ताजमीर जवाल नाम के आतंकी को सरकार में एक अहम पद पर बिठाया जा चुका है। अब भारत सरकार का नाराज होना लाजमी है और सूत्र बताते हैं कि तालिबान का ये कदम अब भारत का दूतावास दोबारा काबुल में खोले जाने के रास्ते में बड़ी अड़चन बन सकता है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। प्रियंका के इस अभियान का नाम लड़की हूं लड़ सकती हूं दिया गया, जिसके लिए चित्रकूट पहुंचने के बाद प्रियंका ने मंदाकिनी नदी में नाव की सवारी की और नाव में ही बैठकर महिलाओं से बात की। प्रियंका को सुनने के लिए नदी के तट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव ने लखीमपुर खीरी से लेकर खाद की कमी, महंगाई और कानून व्यवस्था तक का मुद्दा उठाया और महिलाओं में जोश भरने के लिए एक कविता का सहारा लिया। सुनो द्रौपदी,
शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। प्रियंका को देखकर महिलाएं काफी उत्साहित दिखी और कुछ तो उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच गई। इससे पहले कांग्रेस महासचिव ने नदी के तट पर बने मंदिर में पूजा भी की। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में प्रौद्योगिक विकास और क्रांति की थीम पर अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का उद्घाटन भाषण होगा। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 17 से 19 नवंबर तक सिडनी संवाद का आयोजन किया है। केरल के इडुक्की से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाथियों के एक झुंड ने ऐसा उत्पात मचाया कि किसानों की कड़ी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाथियों ने कई एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि उनके खौफ से लोग घरों में कैद हो गए। और एक आदमी ने घर के अंदर से ही हाथियों के उत्पात का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ दिखा कि हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग की टीम ने जैसे ही हवा में फायर किया तो हाथी डरकर भागने लगे। हाथियों को भगाने के लिए लोग भी शोर मचाते सुनाई दिए। हाथियों का झुंड जैसे ही रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा, वन विभाग की टीम ने एक और फायर कर दिया। इसके बावजूद हाथी रिहायशी इलाके की तरफ चले गए। कुछ देर बाद हाथी तो वहां से चले गए, लेकिन तब तक किसानों की केले की फसल का नुकसान हो चुका था। लोग अपनी फसल की बर्बादी का जायजा लेते दिखे। दावा किया गया कि कई एकड़ में फैली केले की फसल तैयार होने के कगार पर थी, लेकिन हाथियों ने उसे तबाह कर दिया। हाथियों के आतंक की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यूपी के बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में 300 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना पर दिए बयान पर एक बार फिर अखिलेश यादव को घेरा। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को ईमानदारी के साथ उस तक पहुंच रहा है। लखीमपुर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को इस कमेटी का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही कोर्ट ने इस कमेटी में 3 आईपीएस अधिकारियों एसबी शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को भी शामिल किया। खास बात यह कि ये तीनों अधिकारी यूपी कैडर के तो हैं, लेकिन यूपी के रहने वाले नहीं हैं। खबर है कि चार्जशीट दाखिल होने और रिटायर्ड जज से रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया गया था, जिसमें 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी और इसी मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी। आईसीसी में अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली आईसीसी की जगह लेंगे। सौरव गांगुली को आईसीसी की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वो अनिल कुंबले की जगह लेंगे। फेसबुक इंडिया के कुछ अधिकारी दोपहर में दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होंगे। विधानसभा की इस समिति ने फेसबुक को दिल्ली हिंसा मामले में पूछताछ के लिए समन्स भेजे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों के ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के 82वें सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लिया। पीठासीन अधिकारी लोकसभा में स्पीकर, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में उसके अध्यक्ष होते हैं। समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हमारे जो जनप्रतिनिधि है, उनके अनुभव हम सुने। पंजाब आम आदमी पार्टी के कुछ नेता प्रकाश पर्व के मौके पर शुक्रवार को करतारपुर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में 2 साल बाद राज्य से आतंकवाद का सफाया होने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। 18वें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे के लिए दुनिया भर के देशों में कई नए विश्व रिकॉर्ड बने और कई पुराने रिकॉर्ड टूटे। हर साल होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे पर अलग अलग देशों के जिम्नास्ट, एथलीट वगैरह अपने हैरतअंगेज हुनर दिखाते हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि देखने वाले दंग रह जाएं। किसी ने फुटबॉल के साथ कमाल कर दिखाया तो किसी ने साइकिल के साथ करतब किए। लंदन में अमेरिका का एक शख्स तो बच्चों के खिलौने पोगो स्टिक के सहारे
5 कारों के ऊपर से कूद गया। उसने लंबी लंबी छलांगे लगाकर सबसे ज्यादा गाड़ियों को पार किया, जो कि रिकॉर्ड बन गया। वहीं ब्रिटेन के एक जिम्नास्ट ने 2 बार के बीच 6 मीटर की सबसे लंबी दूरी की बैकफ्लिप मारकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर चीन में 70 किलो के वजन वाला एक टीचर 1 टन से भारी गाड़ी को खींचता दिखा, लेकिन इस दौरान वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि हाथों के बल चलता नजर आया। उसकी कमर पर रस्सी बांध दी गई और रस्सी से कार महज 1 मिनट 3.27 सेकंड में चीन के शख्स ने सबसे तेजी से 50 मीटर तक कार खींची। वहीं कतर में मोरक्को के एक जिम्नास्ट ने तो कमाल ही कर दिया। उसने 30 सेकंड में पीछे की तरफ सबसे ज्यादा 12 बार कलाबाजी मारी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये कारनामा उसने एक पैर के बल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर ले जाएंगे, जहां वो शहीदों के सम्मान में रेजांग ला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। पहले ये वॉर मेमोरियल छोटा था, जिसे फिर से बनाकर तैयार किया गया है। आज रेजांग ला की लड़ाई की 59वीं सालगिरह है। 1962 की भारत चीन जंग में चुशूल सेक्टर के रेजांग ला पर मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था और चीनी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। आज ही के दिन रेजांग ला का भीषण युद्ध लड़ा गया था और इस जंग में शहीद हुए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 19 नवंबर को देव दीपावली के मौके को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने खास तैयारी की। गंगा नदी के 84 घाटों को इस साल करीब 15 लाख दियों से सजाया जाएगा। इस नजारे को लोग इस बार जमीन के साथ साथ हॉट एयर बलून के जरिए भी देख सकेंगे, जिसमें सवार होने के लिए आदमी को 500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही 3 दिनों तक चलने वाले बलून फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। हॉट एयर बलून में एक बार में करीब 1 घंटे तक लोग इस अनोखे नजारे का मजा ले सकेंगे। प्रशासन ने इसके अलावा कई दूसरी तैयारियां भी की। इलेक्ट्रिकल आतिशबाजी 80 घाट के अपोजिट साइड वाले घाट पे की जाएगी। बलून फेस्टिवल शुरू हुआ तो सुबह से ही 80 घाट के आसपास कई रंग बिरंगे हॉट एयर बलून हवा में उड़ते नजर आए। श्रीलंका में खस्ता अर्थव्यवस्था और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। श्रीलंका में एक तरफ जहां रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई हैं, तो वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी तेजी से बढ़े हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर सैकड़ों लोग राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। मार्च में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे लोगों ने सरकार पर हालात संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कई लोग तो राष्ट्रपति गोयाबया राजपक्षे के मुखौटे लगाकर वहां पहुंचे। महंगाई के खिलाफ हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द हालात सुधारने की मांग की। काम के बदले घूस के आरोपों से जुड़े 5 साल पुराने नारदा केस का मामला फिर से गर्मा गया, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने विधानसभा में ईडी और सीबीआई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, जिसे अब विशेषाधिकार कमेटी के सामने रखा जाएगा। और इस मामले में विधानसभा के अध्यक्ष ने पूर्व मेयर और 2 विधायकों की गिरफ्तारी को सदन का अपमान बताया, क्योंकि इन विधायकों की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से पूछा नहीं गया था, जिसके बाद बंगाल विधानसभा की कमेटी ने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया। जिन विधायकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम और मदन मित्रा हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, लिहाजा संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वहां के लोगों को भरोसा दिया कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बात के संकेत दिए कि वहां गाड़ियों में ऑड इवन की स्कीम लागू की जा सकती है। निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। पटना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे वहां लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग से इतनी ऊंची लपटें उठ रही थी कि उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। पटना एयरपोर्ट पर एक विमान का समय बदले जाने से नाराज यात्रियों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि सुबह 10:45 पर पटना से मुंबई जाने वाले स्पाइसजेट एयरलाइंस के इस विमान का समय अचानक बदलकर शाम 6 बजे कर दिया गया, जिस पर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री भड़क गए
उन्होंने स्पाइस जेट एयरलाइंस के मैनेजर को घेर लिया, जो उन्हें विमान से जुड़ी जानकारी देने पहुंचे थे। रीजन क्या सर? आप ट्रांसफर करोगे सर? गुस्साए यात्रियों ने दूसरे विमान से उन्हें तुरंत मुंबई भेजने की मांग की, लेकिन जब विमान कंपनी ने इससे इनकार कर दिया तो वो उसके मैनेजर के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हीरो नहीं बनना, हीरो नहीं बनना। अरे क्यों नहीं करेंगे? हालात बिगड़ते देख एयरपोर्ट का एक कर्मचारी बीच बचाव के लिए आगे आया, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उसकी भी बोलती बंद हो गई। वहीं यात्रियों के तेवर देखकर मैनेजर ने भी वहां से चले जाने में अपनी भलाई समझी। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक वहां हंगामा जारी रहा।